नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 15 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। 15 दिसंबर हो गया है तो अब तो 15 ही दिन बचे हैं इस साल में, उसका 2026 में होंगे हम लोग। आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे तो कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के समीप में ही बॉन्डी बीच है, वहीं पर गोलीबारी हुई। जूस फेस्टिवल चल रहा था हुक्का का, उसको पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे क्या है वो फेस्टिवल। उसी के दौरान कुछ लोगों ने गोलीबारी की जिसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति जी ने एक आदमी के फांसी के, एक अपराधी है जिसके फांसी के क्षमादान के लिए उसने पिटीशन डाला था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उस केस को भी देखेंगे। और तीसरा टॉपिक जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगढ़िया, इन्होंने भारत में गरीबी को लेकर के डिटेल रिपोर्ट दिया है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर जैसा दिया है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये और क्या उसमें कहा गया है, क्या उससे सीख सकते हैं हम लोग, उन चीज़ों को समझेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक, एक छोटा सा चीज़ और बता दूंगा कि 72 बीपीएससी के लिए जो भी सोच रहे हैं कृपया आप रेगुलर पढ़िएगा, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। अब मैक्सिमम आपके पास 5 से 6 महीने ही हैं जिसमें आप प्रीलिम मेंस दोनों को तैयार करें, उसके बाद तो प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। 5 से 6 महीने में आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा, तो इसलिए अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं कि एंड आ गया है, अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो सही से पढ़िएगा और मैं क्या ही बोलूँगा। देखिए सिडनी में हुआ क्या, तो एक यहूदी त्यौहार जिसको हनुक्का कहा जाता है, हनुक्का के बारे में शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के रूप में देखा जाता है, जो यहूदियों का एक त्यौहार होता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, प्रकाशों का त्यौहार, और काफ़ी लंबा होता है, सप्ताह भर के करीब में यह सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन से फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हाल ही में दीपावली जो है, दिवाली, उसको भी यूनेस्को इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार सवाल भी पूछा जा सकता है, इस बीच के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जगह को मैच करने के लिए कई बार एग्जामिनेशन में दिया जाता है प्रीलिम में। इधर जगह दे देगा और इधर देगा किस देश से वो बिलोंग करते हैं। जैसे चर्चा में रहा जगह, बॉन्डी दे देगा जिसको आपको मैच करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, इस प्रकार से वो मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। हनुक्का त्यौहार के पहले दिन ही यह भयानक गोलीबारी की घटना हुई है, जो 11 लोग करीब मरे हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अभी तो सही आंकड़ा भी नहीं आ पाया है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसको टेररिस्ट अटैक नाम दिया है। क्यों ये अटैक किया गया, अब ये सवाल पूछने के लिए तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। बस कर दिया अटैक, वो नफरत करते हैं इसलिए कर दिया। हनुक्का जिसे प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, यहूदी धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आनंदपूर्ण त्यौहार माना जाता है। जिस प्रकार से हिंदुइज्म में या भारत में आप मान सकते हैं कि दीपावली है, उसी प्रकार से यहूदियों का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है जिसको हनुक्का कहा जाता है। 2000 साल पुरानी एक इतिहास है जिसके कारण से यह मनाया जाता है, जब यहूदियों ने यूनानी सीरियाई शासक के कब्जे से यरूशलेम के सेकेंड टेम्पल को मुक्त करवाया था, और उसी के उपलक्ष्य में यह फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाया जाता है। वहाँ पर उन्होंने दिया जलाया था, उन्होंने सोचा था कि इस दिए में तेल इतना नहीं है। जो कहानी है, जो माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें माना जाता है कि वो दिए में तेल इतना भी नहीं था कि कुछ देर जले, लेकिन वो 8 दिनों तक जलता रहा था। इसीलिए 8 दिनों तक लगातार यह त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। कल से ही शुरू हुआ है, 14 दिसंबर से शुरू हुआ है, और यह एक सप्ताह के लिए करीब 22 तारीख तक यह त्यौहार चलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा आपको इवेंट समझ में आया कि कहाँ पर क्या हो रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग ज़रा सा डिटेल में समझेंगे। किसी भी न्यूज़ को कैसे तैयार किया जाता है करेंट अफेयर के हिसाब से, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे न्यूज़ है, इसमें 3 कीवर्ड हैं। पहला है क्या, तो कहाँ पर अटैक हुआ है, तो बॉन्डी जगह है वहाँ पर हुआ है, जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा है यहूदी त्यौहार जिसका नाम है हनुक्का। ठीक है, तीसरा है आतंकवाद। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया और बॉन्डी वाला है, ये आपसे प्रीलिम में पूछा जाता है। हनुक्का आपसे प्रीलिम में पूछा जाएगा। आतंकवाद से जुड़े हुए टॉपिक जो हैं ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन में, निबंध इत्यादि में, पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसके 3 भाग हैं, तीनों भाग को कवर करना होता है, जिससे वजह से मैं अभी आपको 2 भाग कवर करके दूंगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा आपको, हनुक्का के बारे में मैंने आपको समझाया है।
ऑस्ट्रेलिया जो है ये बड़ा ही अद्भुत सा कॉन्टिनेंट है, बहुत ही अद्भुत सा देश है जहाँ के मूल निवासी तो लगभग में ख़त्म हो गए। वहाँ पर वाइट लोग रहते हैं, गोरे लोग रहते हैं जो कॉलोनियल दौर के दौरान वहाँ पर आए थे और उनका ही पूरे ऑस्ट्रेलिया पर उसी समय से विस्तार है। इसलिए एकमात्र ऐसा गोरे लोगों का देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इसको विकसित माना जाता है और इसको वेस्टर्न कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। जबकि है कहाँ पर ये, तो दक्षिणी गोलार्ध के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पर सिडनी है, यहीं पर आपको बॉन्डी बीच देखने को मिलेगा। ये तस्मान सागर है, तस्मान सागर इसको भी याद रखिएगा। ये तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया आइलैंड इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपको कोरल रीफ दिखेगा जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। दुनिया का सबसे अद्भुत जीवित रीफ है ये। जीवित मतलब कोरल का बनाया हुआ है, कोरल जीवित होते हैं, ये जीवित रीफ होता है। इसको तिमोर सी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी शहर के नाम आपने सुने होंगे, निश्चित तौर पर क्रिकेट मैच के कारण से सुना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा एडलेड का नाम सुना होगा, पर्थ का नाम सुना होगा, और भी कई कुछ शहरों का मैं नाम आपको अभी बताऊंगा जहां से सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप है जहां पर आपको दिखेगा कि इसकी बसाहट जो है मुख्य रूप से वो इसी एरिया में है, इसमें है, इसमें है, इसी में मुख्य रूप से लोग रहते हैं। ये जो साइड का एरिया है समुद्र के किनार, इसी में रहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन लैंड एरिया है वो बहुत ही गर्म और वहाँ पर बारिश भी नहीं होती है, जिसके कारण से यहाँ पर ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है वेस्टर्न डेजर्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि कहा जाता है, प्यासे भूमि का देश, क्योंकि यहाँ पर बारिश 9 के बराबर में होती है और बसाहट जो है वो समुद्र के किनारे वाले इलाकों में ही है। बाकी जगहों पर या तो रेगिस्तान है बहुत बड़े, या फिर अनुपजाऊ भूमियाँ हैं, या तो फिर उपजाऊ भूमियाँ हैं, जिसके कारण से कम लोगों में अधिक भूमि की उपलब्धता के कारण से ऑस्ट्रेलिया में किसानों के पास बहुत बड़े बड़े लैंड एरिया होते हैं। आपने सुना होगा कि हेलीकॉप्टर से वो जाते हैं खेतों पर और वहाँ पर जा कर के हेलीकॉप्टर की मदद से उर्वरक छिड़कते हैं, तो इसी कारण से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लैंड एरिया हैं, आबादी बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया के शहरों की अगर हम लोग बात करें तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर आइलैंड के तौर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड है। कुछ और शहरों के नाम अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने भी क्रिकेट में सुना होगा, जैसे पर्थ का नाम आपने सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न भाग में, वेस्टर्न भाग में स्थित है, ये ज़रूर याद रखिएगा, कई बार ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है। इसके अलावा आपने एडलेड का नाम सुना होगा, इसके अलावा मेलबर्न का नाम सुना होगा, कैनबरा का नाम सुना होगा, और सिडनी का नाम तो सुना ही होगा, ब्रिस्बेन है। ये सब अलग अलग इसके शहर हैं जो इसके कोस्टल एरिया में मौजूद हैं। इसके मिड में एक ही शहर है जो छोटा सा शहर, ठीक मिड में दिखेगा आपको, एलिस स्प्रिंग इसको कहा जाता है। ये छोटा शहर है, बहुत कम इसकी आबादी है। तो बेसिक जानकारी आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में मिला है। अभी ज्योग्राफी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, प्रीलिम एग्जाम में खास तौर से पूछा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल भारत और पाकिस्तान के संयुक्त क्षेत्रफल का लगभग में दोगुना है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका नाम भी इसके अनुरूप ही रखा गया है। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिण, और हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच स्थित, पश्चिम से पूर्व की ओर 114 डिग्री पूर्वी देशांतर और 154 डिग्री पूर्व देशांतर, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अक्षांश, देशांतर कहाँ पर है, ये कितना बड़ा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमने ली है। मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसको बीचों बीच से गुजरती है मकर रेखा, जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको कहा जाता है मकर। कर के ठीक अपोजिट नीचे का हिस्सा हो जाता हो उसको मकर रेखा कहते हैं, और वही यहाँ से ठीक बीच से गुजरती है। एशिया महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे निकट में स्थित है। एशिया के मुख्य भूमि पर सबसे निकटतम बिंदु सिंगापुर है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका का बर्फीला तट और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड स्थित है। यानी कि नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड दिखेगा, यहाँ पर तस्मान आइलैंड दिखेगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा तिमोर सागर, जिसको तिमोर सागर कहा जाता है। यहाँ पर तस्मान सागर है और इस तरफ हिंद महासागर स्थित है। इसका लोकेशन बड़ा ही शानदार सा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसका जो लोकेशन है वो इसको सूखा बनाता है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है।
यह एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश भी है, हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। घिरा हुआ है किससे? उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में कॉम्टेरिया की खाड़ी कहा जाता है इसको, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है और दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट इसको कहा जाता है। इन सभी को याद रखिएगा, कई बार ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो प्रीलियम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, जो राजनीतिक रूप से इसको बनाया गया है। 6 राज्य है यहाँ पर और 2 यूटी बनाए गए हैं, ठीक है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया और तस्मानिया। ये अलग अलग इसके राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों में सबसे समतल और सबसे निचला महाद्वीप है। यहाँ ना तो ऊंचे पहाड़ हैं और ना ही बड़ी घाटियाँ, ना ही कोई बड़ी नदियाँ हैं। वैसे 2 नदियों के एक निकास प्रणाली को हम लोग समझेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को, जो ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं और उन्हीं को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियों का नाम भी मिला हुआ है। समुद्र तल से 2230 मीटर ऊपर स्थित माउंट कोशियास्को, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एक छोटा सा ही पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। कोशियास्को इसको कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है जो मात्र 2230 मीटर ही ऊंची है। कितनी कम ऊंचाई है ना। शिवालिक की ऊंचाई अपने यहाँ पर इससे ज़्यादा हो जाती है। दक्षिण को छोड़कर तटरेखा बहुत ही चिकनी है, इसमें कोई खाड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेचुरल जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं वो यहाँ पर नहीं के मात्रा में पाए जाते हैं। और जो भी यहाँ पर बंदरगाह हैं वो मैन मेड ही हैं, आर्टिफिशियल हैं, क्योंकि इसका जो तट है उसमें कोई बड़ी खाड़ी नहीं है, चिकनी है सतह, जिसके कारण से यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बनने की संभावनाएं कम होती हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। अब जरा जल निकास प्रणाली की बात करेंगे। 2 नदियों की हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में प्रीलियम में यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी में पूछा गया था मर्रे और डार्लिंग नदी के बारे में कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, और यह यूपीपीएससी प्रीलियम में इस प्रकार से पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित हैं या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। इस प्रकार से पूछा गया था इस श्रेणी के बारे में, जो आपसे भी पूछा जा सकता है। औसत वर्षा बहुत कम होती है। एक गर्म शुष्क देश होने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक है, इसलिए नदी की तरह समुद्र बहने के लिए बहुत कम पानी बचता है। और ऑस्ट्रेलिया में अभी कौन सी ऋतु चल रही होगी भाई? तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि भाई अभी उत्तर के भागों में ठंड का मौसम है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिण के भागों में ग्रीष्म का मौसम होगा, क्योंकि सूर्य जो है अभी दक्षिण भाग में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण मुख्य रूप से 2 सबसे बड़े जल निकासी बेसिन मर्रे और डार्लिंग द्वारा जल निकासित होता है। यह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पर यह स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह पूछा जा सकता है। ये 2 नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जिसके बारे में पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम में, और आपसे भी पूछा जा सकता है। ओके, जिसे लेक ऑयर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। एक अंतर्देशीय झील भी पाई जाती है, इस झील का नाम है लेक ऑयर बेसिन। 2 नदियां और एक बहुत बड़ी झील जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। मरे नदी का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के स्नोवी माउंटेन्स होता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये मरुस्थली भाग को ऑस्ट्रेलिया के मेन निवास भाग से अलग करता है। यहीं पर ये नदियाँ निकलती हैं, इसलिए भी इसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी सहायक नदियाँ हैं मुरुमजी, और उसके अलावा कौन सा है? तो लॉच यालान कहा जाता है, लॉच लान। ये 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं और इसी का उपयोग किया जाता है वहाँ पर कृषि में, पानी के बिजली के उत्पादन में, इत्यादि चीज़ों में किया जाता है। कई बांध बनाए गए हैं क्योंकि उनके पास नदियाँ कम हैं, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा जल को संरक्षित करने के लिए अनेक बांध भी बनाए गए हैं, जिसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बॉन्डी बीच के बारे में हमने पढ़ा, सिडनी के समीप में ही स्थित है, बहुत खूबसूरत बीच है। तस्मान सागर के समीप में यह बीच स्थित है, ये भी पढ़ा हमने। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जाना। अब यहाँ पर प्रमुख रेगिस्तान है, क्योंकि मुख्य रूप से रेगिस्तान का ही यह महाद्वीप है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट भी यहीं पर है। अलग अलग डेजर्ट हैं, गिब्सन रेगिस्तान, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा तो सहारा रेगिस्तान का नाम आता है, जो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अलावा और भी कई रेगिस्तान हैं, जो सारे तो आपको याद नहीं रखने हैं,
लेकिन मुख्य मुख्य याद ज़रूर रखिएगा, जिसके बारे में प्रीलिम में अगर पूछे तो आप आसानी से इसको हल कर सकें। हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में? हमने पहला चीज़ पढ़ा कि भाई किस त्यौहार के दौरान हुआ है और कहाँ पर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा, उसके प्रमुख शहरों को देखा हमने। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बारे में देखा कि कहाँ पर निवास करती है, क्योंकि पूछा जा सकता है। और इसके बाद से अब जो मुख्य टॉपिक इसका बचा है उसको कितनी बार मैंने पढ़ाया है और रटा रटाया टॉपिक है, वो है क्या? आतंकवाद, टेररिज्म। लाल किला पर अटैक हुआ था, उस दौरान भी पढ़ा है हमने। पिछले साल के इसी साल मई महीने में, अप्रैल में पहलगांव में अटैक हुआ था। वहाँ पर भी भारत के लोग जो है वो छुट्टियाँ मना रहे थे अपने अपने, उस दौरान उनका धर्म पूछकर उनको मार दिया गया था। यहाँ पर भी विशेष धर्म पर ही अटैक किया गया है। यहूदी लोगों का त्यौहार था, तो यहूदी त्यौहार कैसे मनाएंगे भाई? गोली मार देंगे हम, उसी के कारण से उनको मार दिया गया। और तो कोई कारण नहीं है। आतंकवाद जो होता है वो इसी प्रकार से होता है ना। देखिए अगला टॉपिक क्या है? प्रेसिडेंट रिजेक्ट मर्सी पिटिशन ऑफ ए मैन कन्विक्टन। क्या था भाई, क्या ही बोलूँ इसको। सुबह सुबह इस प्रकार के न्यूज़ पढ़ के थोड़ी सी खुशी भी होती है कि हाँ भाई, इस तरह के लोगों को रहना नहीं चाहिए हमारे समाज में। कन्विक्टेड था वो किस चीज़ में? तो रेप मर्डर ऑफ 2 ईयर ओल्ड गर्ल। 2012 ईस्वी में 2 साल की एक बच्ची को वही जो करते हैं, बिस्किट और इत्यादि चीज़ों के बहाने ले गए और उसको रेप किया, फिर मार दिया उसको, है ना। तो उसकी दया याचिका पहुंची थी राष्ट्रपति के पास, तो जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्षमा नहीं दे सकते हैं, इनको जीने का कोई हक नहीं है। 2012 में ये घटना हुई थी, 2025 चल रहा है। ये इतने दिनों तक इस प्रकार के लोगों को जीवित रखना, है ना। द्रौपदी मुर्मू ने 6 नवंबर 2025 को इसने याचिका डाली थी। रवि अशोक घुमारे दया याचिका को अस्वीकार कर दिया गया है। घुमारे को 2012 में महाराष्ट्र के जलना जिले के इंदिरा नगर इलाके में 2 साल की एक बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था। कितना जघन्य अपराध है, 2 साल की बच्ची। जरा इमेजिन कीजिए किस प्रवृत्ति का यह इंसान होगा। और हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि ये इसका उन्होंने बोला कि फिजिकल नीड को यह आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके कारण से किसी को भी शिकार बना सकता है। इसलिए इस प्रकार के आदमी को जीवित रहने का कोई भी हक ही नहीं है। तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने मौत की सज़ा दी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा और उसके बाद से राष्ट्रपति के पास इसने पिटीशन डाला, तो राष्ट्रपति जी ने भी बरकरार रखा। इसको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाना चाहिए। परिचय क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। जहां दंड मौत की सज़ा के रूप में है, उन सभी मामलों में राष्ट्रपति को किसी भी अपराध को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने, निलंबित करने, हटाने या कम करने, ये सब अलग अलग शब्दावलियाँ हैं। इन सभी शब्दों का मायने है गुरु। इन सभी की शक्तियाँ राष्ट्रपति जी में निहित होंगी। राष्ट्रपति न केवल सिविल न्यायालय, मतलब कि जो सामान्य न्यायालय है उसके, बल्कि सैन्य न्यायालय जो है उसके फैसलों पर भी अपना अंतिम फैसला ले सकती हैं। यानी कि सैन्य न्यायालय का सुनाया हुआ फैसले के खिलाफ भी राष्ट्रपति के पास में मर्सी पिटीशन दिया जा सकता है। और सामान्य कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में भी राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति के लिए जाया जा सकता है, पिटीशन लगाया जा सकता। तो इसने पिटीशन डाला था जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। ये उनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बल्कि इस शक्ति का उपयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करती हैं। तो जो मंत्रिपरिषद उनको सजेस्ट करता है वही करती हैं वो। इसमें कोई राष्ट्रपति की अपनी विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। ओके, जरा देखते हैं और आगे क्या है। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुना है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। राष्ट्रपति की ये शक्ति विवेकाधीन नहीं है। ये आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को चिन्हित करें। वहाँ पर आप ठहरें और देखें कि क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है और उसी हिसाब से आंसर निकालें। इस मामले में 1980 का मारूराम बनाम भारत संघ और 1994 का धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। धनंजय चटर्जी को फांसी की सज़ा दी गई थी। मेरे पहले जो मेमोरी में है वो यही है, फांसी की सज़ा में। दैनिक जागरण हमारे घर पे आता था तो उसमें
सबसे मेन हेडलाइन था कि धनंजय चटर्जी को दी गई फांसी, और इसको भी इसी केस में दिया गया था, इसी प्रकार के केस में दिया गया था। तो 1994 का यह मामला है, तो बाद में इसको 2000 ईस्वी के बाद इसको फांसी दिया गया है। तो उस दौरान ये मामला भी चर्चा में रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति जी की ये जो क्षमादान की शक्ति है ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बल्कि ये शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया जा सकता है। प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को अग्रेसित करते हैं। मंत्रालय इसे संबंधित राज्य सरकार को अग्रेसित करता है और उसके जवाब के आधार पर मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह लेने के बाध्य हैं। अनुच्छेद 74(1) उसे एक बार पुनः विचार के लिए वापस करने का अधिकार भी देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एक बार वो लौटा सकते हैं कि आप फिर से इस पर विचार कीजिए, लेकिन मंत्रिपरिषद अगर फिर से वही फैसला देगा, भले उसमें कोई परिवर्तन करे या ना करे, तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। अर्थात ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति के विवेकाधीन नहीं है, बल्कि ये भी मंत्रिपरिषद और उसके सलाह के आधार पर ही ये फैसला भी लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 केसों में इसके बारे में बताया है। प्रमुख शब्दावली क्या है? क्षमा। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। दोषी की सजा को दंड, दंडादेश और निहितार्थों से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। क्षमा कर दिया, जैसे कि कोई अपराध हुआ ही नहीं, ठीक है आप जाइए। जैसे APJ कलाम साहब ने संसद भवन अटैक मामले में एक JNU के प्रोफेसर था जिसके ऊपर में केस हुआ था, तो उनको क्षमादान की शक्ति के तहत उन्होंने दे दिया था कि भाई क्षमा करते हैं, क्योंकि आप जिस उससे जुड़े हुए हैं वो बहुत पवित्र है। तो उन्होंने बोला था एक प्रोफेसर को फांसी देना सही नहीं होगा, भले उनका अपराध जघन्य था, जिसके कारण से उन्होंने क्षमा कर दिया था। लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, मतलब कि लघुकरण कर दिया हमने, कम कर दिया। किसी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई है तो उसको साधारण कारावास में बदल दिया, और किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। परिहार कहा जाता है नेक्स्ट, इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना शामिल है। और नेक्स्ट होता है विराम। अभी के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसके कारण से उसको सजा को परिवर्तित किया जा सकता है या तत्काल रूप से रोका जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थिति में बदलना शामिल होता है। जैसे किसी महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित कर दिया जाता है या उसमें कुछ कमी कर दी जाती है, इसको विराम कहा जाता है। तो इसको वर्ड को याद रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी के वीटो से जुड़े हुए वर्ड हैं, शब्दावलियाँ हैं, उसी प्रकार से ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपसे क्षमादान के मामले में पूछा जा सकता है। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो मृत्यु दंड को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और सैन्य न्यायालय के विरुद्ध जो फैसले होते हैं उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। सैन्य न्यायालय में भी राष्ट्रपति के पास समान शक्तियाँ होती हैं। सैन्य न्यायालय के फैसले को भी वो पलट सकती हैं, वो क्षमा कर सकती हैं, लघुकरण कर सकती हैं, परिहार कर सकती हैं, विराम कर सकती हैं। तो इसको याद जरूर रखिएगा। यहाँ से प्रीलिम एक और है प्राविलंबन, जिसको कहा जाता है। इसका अर्थ होता है अस्थायी समय के लिए किसी सजा, विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना होता है। ये पाँचों कीवर्ड जो होता है इसको याद रखिएगा। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्राविलंबन, इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में गरीबी। अरविंद पनगढ़िया जी हैं, भारत के इकोनॉमिक में जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं ये अरविंद पनगढ़िया। इनका कुछ अगर आए, कोई आर्टिकल आए, कोई लेख आए तो ज़रूर रुक करके पढ़ा कीजिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया के द्वारा किए गए नए शोध पत्र, इन्होंने शोध पत्र जारी किया है जिससे बताया गया है कि 2011-12 से वर्ष 23-24 के बीच चरम गरीबी अवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया है। चरम गरीबी शब्द यूज किया जा रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको कहा जाता है। ऐसी पॉवर्टी का कंडीशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी का तात्पर्य होता है एक ऐसा पॉवर्टी का कंडीशन जिसमें बेसिक चीज़ें भी आपके पास मुहैया ना हो, अर्थात भोजन, रहने का आवास और खाना पकाने के लिए साधन और नौकरी भी मुहैया ना हो, बेसिक इनकम भी ना हो, उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कहते हैं हम लोग, वही एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है। इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकाला इन्होंने, तो 11-12 से 23-24 के दौरान
पिछले 10-11 सालों में हमने क्या किया है, हमने गरीबी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को काफ़ी हद तक कम किया है, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं बहुत सारे, जैसे कि सबसे पहला जनधन अकाउंट के माध्यम से सरकार ने डीबीटी करके लोगों को जोड़ा है, जनधन, आधार, जैम के जरिए। उसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई सारे योजनाएं शुरू की गई हैं, रोजगार से जुड़े हुए योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके कारण से डीबीटी जैसी योजनाएं, जिसके कारण से सरकार जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में कहीं न कहीं वो सही साबित हुई है। चरम गरीबी लगभग समाप्त किया है। 11-12 से 23-24 के बीच गरीबी में 21.9% से घट करके 2.3% हो गई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको कहा जाता है वो कम हुई है, जिसमें चरम गरीबी के लगभग समाप्त होने का संकेत मिला है। यानी कि भारत की आबादी का 21.9% आदमी चरम गरीबी में था अगर 11-12 के दौरान, तो 23-24 में यह घट करके 2.3% पर आ गया है, ऐसा इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है। और इस रिपोर्ट की पुष्टि वहाँ से होती है जब वर्ल्ड बैंक ने सेम रिपोर्ट दिया था, जिसमें कहा था कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है, क्योंकि पीडीएस के माध्यम से अनाज, डीबीटी के माध्यम से आय, गैस और स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों को हम आसानी से मुहैया करवा रहे हैं लोगों तक, जिसके कारण से ये देखा गया है। हम आवास दे रहे हैं, स्वच्छ पानी दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसके अलावा नौकरी का इंतजाम भी सरकार कर रही है, ऐसा इन्होंने कहा है। देखिए इसमें और क्या क्या है, इसलिए गिरावट बढ़ती खपत, कल्याण, पोषण, मूलभूत सेवाओं तक बेहतर पहुंच के कारण यह संभव हो पाई है। सभी सामाजिक समूहों में गरीबी में कमी आई है। एससी, एसटी, ओबीसी और एफसी सभी में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। अनुसूचित जनजाति में गरीबी 8.7% तक घट गई है। हालांकि अन्य समूहों की तुलना में अभी भी काफ़ी अधिक है। अभी भी एसटी में सबसे ज़्यादा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी 8.7% तक कम हुई है, लेकिन अभी भी एससी, ओबीसी और बाकी से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा है। धार्मिक आधार पर भी इन्होंने एक आंकड़ा दिया है। इन्होंने बोला है कि धार्मिक आधार पर गरीबी का अंतर तेज़ी से कम हुआ है। मुस्लिम समुदाय में गरीबी, ग्रामीण गरीबी हिंदुओं की तुलना में थोड़ी कम दर्ज की गई है। यानी कि रूरल इंडिया में हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी में एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो कम दर्ज किया गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी मुस्लिम आबादी में कम है, ग्रामीण एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, और हिंदू आबादी की तुलना में कम दर्ज की गई, जिससे यह सामान्य धारणा कि मुस्लिम समुदाय में अधिक गरीबी है ये भी बदल गया है, ऐसा इनके रिपोर्ट में कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र कमी, इन्होंने बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बहुत ज़्यादा गिरावट देखी है। तो गिरावट वहीं पर तो ज़्यादा होगा जहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी ज़्यादा होगी। पॉइंट को थोड़ा सा विश्लेषण करा कीजिए जिससे आपको याद कम करना पड़े। ग्रामीण गरीबी 22.5% अंकों की गिरावट हुई है, जो शहरी क्षेत्र में 12.6 अंकों की गिरावट से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। यानी ग्रामीण आबादी में पहले जितना था उससे 22% अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसके कारण से ग्रामीण इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा कम हुई है, ऐसा इनका कहना है। यह मजबूत कल्याण और बढ़ती खपत के कारण से संभव हुआ है। जो बेसिक हमने चीज़ें पहुंचाई हैं, सड़क, बिजली, पानी, अन्न और उसके अलावा आवास और स्वच्छ ईंधन तक पहुंच, इसके कारण से यह चीज़ संभव हो पाया है। जिसमें इन्होंने धार्मिक आधार पर भी बताया है कि मुस्लिम जो आबादी है उनके ग्रामीण एरिया में गरीबी हिंदुओं की तुलना में कम है। एक्सट्रीम पॉवर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, गरीबी नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं। लगभग शून्य गरीबी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन दीव में गरीबी स्तर लगभग शून्य के करीब में रिकॉर्ड किया गया है। ये भी इन्होंने कहा है। किन किन राज्यों में? हिमाचल सबसे पहला, जो हिमाचल बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही डेवलप्ड राज्य है ये। हिमाचल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और HDI के में भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग आती है हिमाचल की। सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव। लेकिन एक चीज़ गौर करने का है कि ये सारे छोटे राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत ही छोटा सा पहाड़ी राज्य है, सिक्किम जो है बहुत ही छोटा सा राज्य है, गोवा बहुत ही छोटा सा राज्य है, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और चंडीगढ़ जो है ये तो यूटी है, दमन दीव भी यूटी में ही आता है। तो ये इन एरिया में क्या हुआ है तो भाई गरीबी लगभग में शून्य रिकॉर्ड किया गया है, शून्य के करीब में रिकॉर्ड किया गया है। अब गरीबी होता क्या है, शॉर्ट में ज़रा इसको समझेंगे हम लोग, फिर वीडियो का एंड करेंगे। विश्व बैंक के अनुसार कल्याण में स्पष्ट कमी है, मतलब कि कल्याण में स्पष्ट कमी को ही गरीबी इन्होंने कहा है, वन वर्ड में जो कहा है। गरीब वे लोग हैं जिनकी आय या उपभोग इतना नहीं है कि वो एक न्यूनतम स्वीकार्य स्तर से ऊपर उठ सकें। जिनका आय या उपभोग दो माध्यम से निकाला जाता है पॉवर्टी। या तो आपकी आय को आकलित कर लें कि भाई ये कितना कमाते हैं,
या तो उपभोग को कि कितना खपत करते हैं, क्योंकि खपत तो आय के अनुसार ही होता है। गरीबी की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक खपत हम लोग देखते हैं, कितना भोजन हो रहा है, थाली कितना खपत हो रहा है, कितना फूड पर हो रहा है, कितना गैस पर हो रहा है, क्या बिजली का कनेक्शन मौजूद है कि नहीं, स्वास्थ्य पर कोई खपत हो रहा है क्या। इसी को हम लोग किस में देखते हैं, इन्हीं के आधार पर हम पॉवर्टी निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, जिसका उपयोग निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक गरीबी को मापने के लिए किया जाता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $3 पर निर्धारित की गई है और 2021 के क्रय शक्ति के आधार पर $3 को तय किया गया है। और हाल ही में यह तय किया गया $3 बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा में $3 इसको तय किया गया है। $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित किया गया है। नीति आयोग के अनुसार गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। बुनियादी सामाजिक रूप से स्वीकार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक न्यूनतम व्यय के अनुसार से नीति आयोग जो है वो गरीबी का निर्धारण करता है। गरीबी अनुपात उन जनसंख्या के हिस्से को दर्शाता है जो इस रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि कोई एक निश्चित रेखा हमने बना लिया कि इससे ज़्यादा अगर कोई खर्च कर रहा होगा तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे, और इससे कम खर्च करने वाले को गरीब मानेंगे। तो ये गरीबी के रेशियो को भी दिखाने का काम करता है। गरीबी क्या है हमने जाना, पनगढ़िया जी का रिपोर्ट क्या कहता है इसको जाना हमने। धार्मिक आधार पर भी उन्होंने गरीबी की बात की है, कास्ट के आधार पर भी बात की गई है, SC ST OBC के आधार पर। उसके अलावा एरिया में भी हमने देखा है कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर जीरो पॉवर्टी देखी गई, एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी गई है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने समझा, राष्ट्रपति जी के क्षमादान के शक्ति को समझा हमने। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।